हमारी आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, उसके केंद्र में मौजूद है हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है, ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम समझी गई जगहों में से एक है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की दुनिया। एक ब्लैक होल जितना डरावना और ख़तरनाक होता है, उतना ही ये रोमांचक और दिलचस्प भी होता है। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। आपको ब्लैक होल्स अच्छे ना लगें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ पर लगने वाले फिजिक्स के नियम भी ब्लैक होल्स पर आकर मानो हार सी मान लेते हैं। ब्लैक होल्स को हर चीज़ का एंड पॉइंट माना जाता है। ये समय को केवल धीरे ही नहीं, पूरी तरह से रोक भी सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप इसमें गिर जाएं तो शायद आप यूनिवर्स में दूसरी जगह निकले। बहुत से वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि एक ब्लैक होल के अंदर एक पूरा यूनिवर्स हो सकता है। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल के अंदर है? और आखिर हमें क्या मिलेगा अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर जा पाएं? तो चलिए आज मैं आपको हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के सफ़र पर लेकर चलता हूँ। हमारी मंजिल इतनी दूर है कि लाइट की स्पीड पर चलने के बाद भी ये सफ़र 26,000 सालों में पूरा होगा। इस सफ़र के दौरान हमें हज़ारों लाखों छोटे बड़े ब्लैक होल्स देखने को मिलेंगे। हमारे सन से 10 से 20 गुना भारी मास वाले स्टेलर मास ब्लैक होल्स, बहुत दुर्लभ और कम देखे जाने वाले 100 से 10 लाख सूरजों के मास वाले इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, और सबसे आखिर में 10 लाख से 100 अरब सूरज के मास वाला एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल्स अपने आसपास मौजूद हर एक चीज़ को खा लेते हैं, चाहे वो गैसेस हों, स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को भी खा लेते हैं और आपस में मिलकर बड़े और बड़े ब्लैक होल्स बन जाते हैं। हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए को पिछले 1200 सालों में जो कुछ भी मिला है, इसने उसे खा लिया है और अब वो शांत होकर एक मिडिल एज लाइफ जी रहा है। क्योंकि जब हम गैलेक्सी के केंद्र में देखते हैं तब हमें वहाँ कोई खास हरकत नज़र नहीं आती, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमारा ब्लैक होल अब भी अपने शुरुआती दिनों की तरह खा रहा होता तो हम यहाँ जिंदा नहीं होते। 2010 में नासा के फर्मी टेलीस्कोप को हमारे भूखे ब्लैक होल के पहले बहुत ज़्यादा खाने की आदत का एक सुराग मिला। उसके फ्लैट प्लेन पर 30,000 लाइट ईयर्स ऊपर और नीचे तक गैलेक्सी के सेंटर से उठती हुई अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा रेज से भरे 2 विशाल बबल्स दिखे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक कॉस्मिक बर्फ है या डकार है, जो एक विशाल स्टार को खाने के बाद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने लिया है। एक ब्लैक होल जो कुछ भी खाता है उसे अपने अंदर फिट इसलिए कर पाता है क्योंकि ये मैटर को तब तक कंप्रेस करता है जब तक वो इतना छोटा ना हो जाए कि न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर भी उसे ना रोक पाए। इसीलिए एक ब्लैक होल का वजन उन चीज़ों का कुल वजन होता है जो उसने यूनिवर्स की शुरुआत से अब तक खाई होती है। अरबों सालों तक जी भर के खाने के बाद हमारे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का वजन हमारे सन के मास से 46 लाख गुना ज़्यादा हो चुका है और ये सारा मास सन से सिर्फ 20 गुना चौड़े इलाके में है। जब हम गैलेक्सी के केंद्र में देखते हैं तब हमें हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल स्टार, डस्ट और गैस की एक चमकती हुई चादर से ढका हुआ दिखता है। ब्लैक होल के करीब पहुंचते हुए हमारे स्पेसशिप के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। अभी तक हमारा स्पेसशिप बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अब उसकी ट्रेजेक्ट्री में घुमाव आने लगा है। इस बदलाव को केवल स्पेसशिप के बाहर से ही देखा जा सकता है। हकीकत तो ये है कि हमारे स्पेसशिप का रास्ता नहीं बदला है, बल्कि उसके आसपास का स्पेस ही बदल गया है। और जब स्पेस बदलता है तब टाइम भी बदल जाता है। एक घूमता हुआ ब्लैक होल आसपास मौजूद स्पेस को अपने साथ खींचता है। ये चीज़ इतनी अजीब है कि इस पॉइंट पर हमारी कॉमन सेंस और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। हमारा ब्लैक होल सैजिटेरियस ए भी टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट या तोड़ मरोड़ रहा है, और जैसे जैसे हमारा स्पेसशिप पास पहुंचा, टाइम इस कदर बदला कि सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फैंटेसी भी हकीकत बन गई। ब्लैक होल पर स्पेसशिप सच में फ्यूचर में जा सकता है। जैसे जैसे
हमारा स्पेसशिप गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के पास आ रहा है, उसे सबसे बुनियादी ताकतों में से एक का सामना करना पड़ता है, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें स्पेस को ट्विस्ट करने की और स्पेसशिप को टाइम में कहीं और पहुंचाने की ताकत है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले साइंटिस्ट स्पेस को केवल एक स्टेज मानते थे जहां पर सारा एक्शन होता था, लेकिन आइंस्टाइन के तेज दिमाग ने ये पहली बार समझा कि स्पेस कोई स्टेज नहीं बल्कि इस खेल में मौजूद एक एक्टर है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बारीक ढंग से समझने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। हर वो चीज़ जिसमें मास है वो स्पेस को मोड़ती है, और स्पेस कितना मुड़ेगा ये उस चीज़ के मास पर निर्भर करता है। खाली स्पेस में लाइट एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, पर अगर हमारे स्पेस के फैब्रिक पर सन जैसी कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाए तो उसकी ज़बरदस्त ग्रेविटी और मास स्पेस को मोड़ देती है। जैसे ही लाइट सन के पास से गुजरती है उसका सीधा रास्ता मुड़ जाता है। ये बदलाव मुड़े हुए स्पेस की वजह से होता है, और इसी वजह से हमारे स्पेसशिप की ट्रेजेक्ट्री में या रास्ते में घुमाव आने लगा है। हमारे ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस को मोड़ रही है, और वो हर चीज़ जो इस मुड़े हुए स्पेस से गुजरती है उसे मुड़े हुए रास्ते पर ही चलना पड़ता है, और इसमें लाइट भी शामिल है। और एक ब्लैक होल केवल स्पेस को ही नहीं, टाइम को भी मोड़ देता है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में हमारा समय धीरे और धीरे होता जा रहा है। हम जितना करीब जाते जाएंगे हमारा समय उतना ही धीरे होता जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी में भी इस टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को दिखाया गया है, जहां जब वो ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट पर केवल 3 घंटे के लिए जाते हैं तो ऊपर स्पेसशिप में मौजूद उनके एक साथी के लिए वो 21 साल तक उस प्लैनेट पर रुककर आते हैं, जबकि वो केवल 3 घंटे के लिए ही गए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना अजीब है कि दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स हमें फिलहाल यही बताते हैं। स्पेस टाइम के इस अनोखे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मौजूद एक्यूरेट क्लॉक्स तो उस टाइम में भी फ़र्क बता सकती हैं जो एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर में होता है। फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले टॉप फ्लोर पर टाइम ज़्यादा तेज़ी से चलता है, भले ये अंतर केवल 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के सेंटर ऑफ मास के पास समय धीरे चलता है, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होती है टाइम की रफ्तार उतनी धीरे होती है। बेतुकी और मनगढ़ंत सी लगने वाली ये चीज़ें उतनी ही सच हैं जितनी आप और मैं। हर दिन हमारे वैज्ञानिक स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक्स को अर्थ पर मौजूद घड़ियों से सिंक्रोनाइज करते हैं या मिलाते हैं, खासकर जीपीएस या ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स को, जिसे हम गूगल मैप्स के साथ साथ और भी जगहों में इस्तेमाल करते हैं। अर्थ पर मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले स्पेस में मौजूद इन जीपीएस सैटेलाइट्स की क्लॉक तेज चलती है, करीब 38 माइक्रोसेकंड्स तेज, वो भी एक दिन में। ये अंतर भले ही ज़्यादा ना लगे, लेकिन एक जीपीएस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रिसिशन या सटीकता चाहिए होती है। माइक्रोसेकंड्स की एक्यूरेसी नहीं, बल्कि नैनोसेकंड्स की एक्यूरेसी। ये अंतर 20 से 30 नैनोसेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 38 माइक्रोसेकंड्स में 38,000 नैनोसेकंड्स होते हैं, और 30 नैनोसेकंड से 38,000 नैनोसेकंड का ये अंतर बहुत बड़ा होता है। अगर इन दोनों अंतरों को ना मिटाया जाए और इन दोनों क्लॉक्स को एक समान ना किया जाए तो केवल 2 मिनट्स बाद ही जीपीएस पर निर्भर नेविगेशनल फिक्स गलत हो जाएगा। 3 से 10 मीटर के बीच आपकी सटीक पोजीशन बताने वाला जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर के अंतर के साथ गलत पोजीशन बताने लगेगा, और केवल कुछ ही दिनों में ये पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। अब हमारा स्पेसशिप ब्लैक होल के अक्रीशन डिस्क तक पहुंच गया है। यहाँ समय अर्थ के मुकाबले 1000 गुना धीरा है, मतलब हमारा हर एक दिन अर्थ के 3 सालों के बराबर है। अगर हम इस अक्रीशन डिस्क में अपने स्पेसशिप के साथ केवल 1 साल गुजारे तो हम अर्थ के मुकाबले 1100 साल आगे आ जाएंगे। 1100 साल। अपने अगले वीडियो में हम इस अक्रीशन डिस्क के आगे जाएंगे, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन और आखिर में सिंगुलैरिटी, और उससे भी आगे, जहां
समय केवल रुकता ही नहीं बल्कि आप समय में पीछे भी जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।